हेलो, मैं अनुराधा कुमारी एबीएम कॉलेज इतिहास विभाग की ओर से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताऊंगी, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स और पेपर 6 का टॉपिक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने बहुत तरह की बातें बताई हैं। भिन्न भिन्न बातों से भिन्न भिन्न उपाधियों से इसे नवाजा है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किन किन योजनाओं को किया है और वो कितने, या ऐसे तो सारी योजनाएं उनकी विफल रही। ये मूलतः 5 योजनाओं को लागू किया था और इनकी सारी योजनाएं विफल ही रही, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जब साम्राज्य यानी गद्दी पर बैठता है, उसके पूर्व वह काकतीय वंश पर हमला करता है और उसने काकतीय वंश पर हमला कर उस पर अधिकार कर लेता है और यह 1325 ईस्वी में वारंगल पर, यूं कहें कि वारंगल पर आक्रमण कर लेता है 1321 ईस्वी में, और वहाँ काकतीय वंश था। 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक के नाम से यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कहा जाता है कि वो अपने पिता की हत्या कर देता है। मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन की हत्या करके वह स्वयं दिल्ली की गद्दी पर पदस्थापित हो जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत में वह सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। उसे गणित और दर्शन शास्त्र में वह पूर्ण रूपेण, या आप ये कहें कि वह निपुण था, वह काफ़ी शिक्षित था। उसे प्रोफाउंड प्रोफेसर के रूप में भी हम देख सकते हैं कि वो गणित और दर्शन शास्त्र पर उसकी इतनी कमान थी कि वो अगर दूरदर्शिता का सहारा लेते, अगर वह सही मायने में दूरदर्शिता का परिचय देते, तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यूं कहें कि बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही दूरदर्शी शासक घोषित हो सकता था, लेकिन ऐसा उसके हर कार्य के पीछे उनकी अदूरदर्शिता दिखाई देती है। एलिफिस्टोन जो है, उसने मोहम्मद बिन तुगलक को आधा पागल शासक कहा है, हाफ मेड कहा है। बर्नी और इब्न बतूता जो काफ़ी जाने माने इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो हम देखते हैं कि जो इब्न बतूता तो उसके दरबार में ही रहता था, उसका दरबारी लेखक है इब्न बतूता, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। ईश्वरी प्रसाद जो हैं, वो कहते हैं कि वह विरोधी तत्वों का मिश्रण था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताते हैं कि वह विरोधी तत्वों का मिश्रण था। अदूरदर्शिता था, उनमें अदूरदर्शिता थी और वही शॉर्ट साइटेड थे। वो उनमें कुशल कूटनीतिज्ञ और मर्मज्ञ राजनीतिज्ञ का अभाव था। वो पढ़े लिखे तो काफ़ी थे, शिक्षित काफ़ी थे, लेकिन उनमें इन सारी चीज़ों का अभाव देखा गया है। जब वो गद्दी पर आते हैं तो उन्होंने 5 योजनाओं को लागू किया। पहली जो योजना थी उसमें था कि गंगा और दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि करता है, राजस्व या लगान की वृद्धि कर देता है। गंगा और दोआब का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है कि गंगा और यमुना के बीच वाले भाग को हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र होते थे, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। उनमें फसल भी अधिक होते थे, उत्पादन भी अधिक होते थे, तो वहाँ से लगान वो अधिक वसूला करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय भी आप देखिए कि 50% उन लगान के रूप में लेते थे, लेकिन 50% तो किसानों के द्वारा कृषि पर लगान थी ही। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि ये गंगा और दोआब क्षेत्र में 10 से 20% क्षेत्र में वृद्धि कर दी। वैसे समय वृद्धि की जिस समय गंगा और दोआब वाले एरिया में बाढ़ आ गया था, सुखाड़, पहले तो सुखाड़ आ गया, फिर बाढ़ आ गया, फिर अकाल, फिर भूखमरी। तो ये सारी स्थितियां
उस समय विद्यमान थी, वैसे ही स्थिति में, वैसे ही परिस्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक ने कर में वृद्धि कर दी। तो लोगों के बीच यानी किसानों के बीच बहुत ही असंतोष की भावना हो गई, आक्रोश उत्पन्न हो गया। बाद में हम देखते हैं कि सुल्तान ने अपने कर की वृद्धि की बात तो की, लेकिन बाद में उन्हें तकावी ऋण देना पड़ा। किसानों को तकावी ऋण देने का उद्देश्य यह था कि वो किसानों को कृषि हाइब्रिड सीड के लिए, फिर किसानों को भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उनके खाने पीने, उनके फसल, उनके बीज इत्यादि सभी चीज़ों को ध्यान में रख के उसने कम लोन पर यानी कम ब्याज दर पर उन्हें तकावी ऋण दिया, ताकि कृषक अपने कृषि को आसानी से कर सके और उत्पादन करके वो अपनी भूखमरी, अपनी अकाल जैसी बीमारियों से वह दूर हो सकता है। तो इसमें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी मतलब दूसरे पक्ष को सोचा नहीं कि कर की वृद्धि जो 50% और ऑलरेडी लगा हुआ था, इसके 10-20% और लगा दिए। तो इसने उसके दूसरे पक्ष को सोचा नहीं और उसने 10 से 20% लगान की वृद्धि कर दी, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक को ही हानि झेलना पड़ा। हम देखते हैं कि किसान जो बंजर भूमि थी उसके ऊपर इसने काफी खर्च किया। उस भूमि की बंजर जो भूमि थी उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए उसने 70 लाख रुपए खर्च किए। उस जमाने में 70 लाख रुपए जो काफी महत्व रखता है, 70 लाख, उस समय ये 70 लाख अपने बंजर भूमि के ऊपर खर्च कर दिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, उनकी उर्वरकता को बढ़ाया नहीं गया। तो ये उसकी और दूरदर्शिता हुई, किसानों में असंतोष भी हो गया और जनता के बीच भूखमरी आ गई, अकाल आ गया, सुखाड़ की। तो इन सारी चीज़ों से किसानों के आक्रोश बढ़ते गए। हम देखते हैं कि उसने दीवाने कोही की स्थापना की, जो कृषि विभाग से रिलेटेड था। उसका उद्देश्य था कि राज्य की ओर से सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने तो 10 से 20% कर को लेने के चलते उसकी जो खर्च बढ़ते ही चले गए, दिनों दिन उसकी खर्च। और एक तो जनता में असंतोष, किसानों के बीच जो असंतोष की भावना थी वो तो पनप ही गया था, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को उन्हें तकावी ऋण देना पड़ा, दीवाने कोही की स्थापना की गई, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने के लिए उन्हें अधिक खर्च देने पड़े। तो ये सारे चीज जो उन्हें अपने पैसों से, अपने राजकोष के पैसे का दुरुपयोग कह सकते हैं, जो हुआ उससे कोई लाभ नहीं मिला। तो इस तरह हम देखते हैं कि उसने जो दीवाने कोही की स्थापना किया या कृषि संबंधी जो सुधार किया या फिर ये सारी व्यवस्थाओं में वो अपने ही पैसे को खर्च करते रहे। उनका एक छोटी सी गलती जो दुआब कर में कर के वृद्धि लगाया, उससे उन्हें इतनी सारी चीज़ों को भरपाई करना पड़ा। दूसरा जो चीज़ है वो हम कहेंगे कि उसने राजधानी में जो परिवर्तन किया, राजधानी परिवर्तन, ये उसकी दूसरी योजना थी। दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देवगिरी या दौलताबाद नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 ऐसे राज्य थे, जो देवगिरी है, द्वार समुद्र है, वारंगल है और मदुरई है। ये हिंदू किंगडम थे, हिंदू राज्य थे। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की विजय तो की थी, दक्षिण पे विजय तो हासिल कर लिया था, लेकिन यहाँ से ये राजस्व वसूलते थे, वहाँ पे प्रत्यक्ष शासन की कोई व्यवस्था नहीं किया था। वहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि इन चारों राज्यों पर उसने प्रत्यक्ष शासन को प्रांतीय शासक को नियुक्त कर दिया था। ये मुस्लिम शासक
इस्लाम धर्म की रक्षा करने वाले शासक, उसने हिंदुओं के ऊपर, हिंदू किंगडम के ऊपर मुसलमान शासकों को, मुसलमान प्रांतीय शासक को नियुक्त किया। अब ये हिंदू राज्य कभी भी मुसलमान की शासन प्रणाली को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था और हिंदुओं को यह पसंद नहीं आता था कि मुसलमान उस पर शासन करे। हम देखते हैं कि ये द्वार समुद्र है साउथ इंडिया के मिडिल में, जो मतलब साउथ इंडिया, ये दक्षिण भारत का ये सारे हैं क्षेत्र, तो इस पे शासन करना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए उन्होंने प्रांतीय शासक नियुक्त किया। अब कहा जाता है कि दिल्ली तो उसकी राजधानी थी, लेकिन वहीं पे इब्न बतूता जो उसका दरबारी लेखक है, वह एक अफ्रीकी यात्री था जो 1333 ईस्वी में भारत आया, लेकिन राजधानी परिवर्तन 1326 ईस्वी में किया गया था। ऐसे कंडीशन में वह बताता है कि वह किताबुल रहला नामक पुस्तक को प्रकाशित करता है और बताता है कि दिल्ली वाले जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक को गाली भरे पत्र लिखा करते थे, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी नाराज थे और वह उसी के भय से दिल्ली जो राजधानी थी वह 2 राजधानी बनाए, एक दिल्ली और दूसरा दौलताबाद। ऐसे कंडीशन में दिल्ली वाले को फोर्सफुली दौलताबाद ले जाने के लिए तैयार हुए। दौलताबाद ले जाने के लिए वो कहा जाता है कि ज़बरदस्ती लल्हे लंगड़े जो भी थे, लंगड़े सबको जबरदस्ती ले गया। बोला जाता है कि जो व्यक्ति नहीं जाना चाहता था उन्हें घसीटते हुए दौलताबाद ले जाने के लिए फोर्स किया, और कहा जाता है कि जो व्यक्ति नहीं गए उसमें से कई जो लंगड़े थे, लूल्हे थे, उन लोगों के किसी की एक टांग चली गई, किसी की एक हाथ चली गई। तो इसमें इसकी क्रूरता, निर्ममता को दिखाया जाता है कि दिल्ली वासियों को वो सजा देना चाहता था, क्योंकि लोग उसके महल में चुपके से गाली भरे पत्र भेजते थे, भद्दी गालियों से भरे पत्र फेंक आया करते थे, जिसके कारण वो सजा देने के लिए ऐसा काम करते थे। ऐसा कहा गया है कि ये जो दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तन की, उसके 3 मुख्य कारण थे। दौलताबाद उसके साम्राज्य के बीचों बीच पड़ता था, मतलब साम्राज्य के बीच में पड़ता था दौलताबाद। वह मंगोल आक्रमण, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण बहुत होते रहे। कहा जाता है कि मंगोल आक्रमण सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मात्र 2 बार हुआ। तो इसके भय से भी, मंगोल आक्रमण के भय से भी उसने अपनी राजधानी को परिवर्तित करना चाहा और दौलताबाद में स्थापित कर दिया। और इब्न बतूता ने जो कहा कि उसके दरबार में गाली भरे पत्रों को लिखा करते थे, तो ये सारे उसके रीजन हुए कि दौलताबाद वह क्यों ले जाना चाहते थे। राजधानी परिवर्तन हो गया, पहला हो गया गंगा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दूसरा राजधानी परिवर्तन। तो ये तीसरा हम देखते हैं कि और सारी क्या है, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो पहले से जो सिक्के प्रयोग होते थे वो चांदी के सिक्के थे, और चांदी के सिक्के के बदले इन्होंने कांसे के सिक्का का प्रयोग किया। कांसे के सिक्के के प्रयोग हो जाने से जनता में नकली सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया। नकली सिक्के आ जाने से सभी लोगों ने अपने ही घरों में, कहा जाता है कि घर घर में टकसाल खुल गई, और ऐसे कारण में बाजार में इसका दुरुपयोग होने लगा। चांदी के जो सिक्के थे वो जमा होने लग गए, और कांसे के सिक्के इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। कांसे के सिक्के का प्रयोग होने लगा, लोग नकली सिक्के, नकली टकसाल को जमा करने लगे। ऐसे कारण से इस कारण से भी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने
सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन शुरू किया, ये उसकी अदूरदर्शिता का ही परिचय मानेंगे और दूरदर्शिता को ही इसमें हम शामिल करेंगे। सांकेतिक मुद्रा अन्य समकालीन शासकों ने भी जारी किया था। कहा जाता है कि ईरान और चीन के शासक ने भी ऐसा किया था। बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने नए प्रयोग करने की इच्छा से प्रेरित होकर और राजकोष की दयनीय अवस्था के कारण चांदी के टंके के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किए। ये सिक्के कांसे के बने हुए थे। आधुनिक इतिहासकारों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के अभाव के कारण इस धातु का मूल्य निरंतर बढ़ रहा था, जिसके कारण मुद्रा प्रणाली की असंतुलन की संभावना थी। इसलिए चांदी के भंडार को सुरक्षित रखने और उसके स्थान पर सांकेतिक मुद्रा जारी करने के आदेश सुल्तान दिए गए। लेकिन इस योजना का अंत भी असफलता में ही हुआ, क्योंकि बाजार में जाली सिक्के आरंभ हो गए थे। जाली सिक्कों को अधिक प्रचलित किया गया। नकली सिक्कों की भरमार लग गई थी। जाली सिक्कों के कारण प्रतीक मुद्रा में लोगों का विश्वास ही नहीं रहा। विदेशी व्यापारियों ने इन सिक्कों को लेने से इनकार कर दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को यह योजना वापस लेनी पड़ी। तो हम देखते हैं कि यह भी योजना विफल ही हो जाती है। यह योजना विफल होने के कारण यह उसकी अदूरदर्शिता और दूरदर्शिता का ही एक हम कारण मान सकते हैं। नेक्स्ट जो है खुरासान विजय की योजना। खुरासान विजय जो है वह सैनिक योजना बनाई उसने खुरासान और कराचिल, आपने नाम सुना होगा, खुरासान और कराचिल या कराजल की विजय की भी योजना बनाई। खुरासान में जब इसने सैनिक अभियान किए तो 3,70,000 सैनिक को भर्ती किए। सैनिकों की भर्ती करने में अपार धनजन की क्षति हुई, खर्च हुई। यह आशा की गई कि अगले वर्ष युद्ध में धन प्राप्त होने से खर्च को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन कुछ कारणों से यह अभियान सफल नहीं हो पाया। खर्च कम करने के लिए सेना भंग कर दी गई। अब उनके पास पैसे ही नहीं है तो ये पूरे खर्च उठा कैसे पाएंगे। इससे विद्रोह और अशांति फैल गई। बर्नी ने इस योजना को अव्यावहारिक बताया, सुल्तान को दोषी ठहराया। वह मध्य एशिया में उत्पन्न राजनीतिक शून्य का लाभ उठाना चाहता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। यह मध्य एशिया का ही क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त यह अनुमान भी लगाया जाता है खुरासान के व्यापारिक महत्व को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक उसे जीतने का इच्छुक था। कराचिल अभियान का लक्ष्य सीमित था और सुल्तान सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपना प्रभाव सुदृढ़ करना चाहता था। कराचिल का क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह सल्तनत और चीनी साम्राज्य के बीच का क्षेत्र था, परंतु कराचिल का अभियान भी विफल रहा। इस तरह हम देखते हैं कराचिल और खुरासान की जो विजय योजना थी वह भी विफल रही। खुरासान और कराचिल का जो क्षेत्र था वह मध्य एशिया का क्षेत्र था। मध्य एशिया से वह व्यापारिक संबंध को बढ़ाने के लिए ऐसा किया, लेकिन व्यापारिक संबंध बनता क्या वो और भी बिगड़ गया। और इस तरह हम देखते हैं कि वो हर योजना में विफल हो जाता है। कराचिल योजना में भी विफल हो जाता है। खुरासान में भी वो 3,70,000 सैनिकों को नियुक्त तो करता है, लेकिन उस पर भारी खर्च होता है। लेकिन इस सैनिकों की देख रेख के लिए उसे अपने खर्च में बढ़ोतरी करने के बजाय और कम कर देता। तो दिल्ली सल्तनत के जो ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं उसने 5 योजनाओं को लागू किया, लेकिन सारी की सारी योजनाएं विफल रही। तो हम उसकी दूरदर्शिता को कम करके आंकते हुए हम यह कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अगर दूरदर्शी या फिर उसके दूसरे पक्ष कोई भी योजना को करने से पहले वो अपने अगले पक्ष को सोच लेता, उसका प्रभाव को सोच लेता, तो शायद ऐसा नहीं होता। उसने सारी योजनाएं तो लागू किया, लेकिन उसके पहलू, उसके प्रभाव, उसके पक्ष को नहीं देखते हुए उसने ऐसा किया जो जनताओं के बीच या फिर दिल्ली सल्तनत या दिल्ली साम्राज्य के शासन के लिए सटीक नहीं हो सका। धन्यवाद।